हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर 2 में बियर लैम्बर्ट लॉ है उसको क्लियर करेंगे। और लेक्चर 1 में हमने जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जो भी बेसिक पार्ट था वो हमने क्लियर किया, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उसका जो भी बेसिक पार्ट था, वेवलेंथ हुआ, फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर, वो सब हम क्लियर कर चुके हैं। और आज जो है अपना सेकंड टॉपिक है बियर लैम्बर्ट लॉ और मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी, है ना। इसको अपने को क्लियर करना है, मॉलर अवशोषकता और बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो हमने वहाँ पे देखा कि लाइट और जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है और लाइट जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर डाली जाती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर डाली जाती है तो इन रेडिएशन और ये जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को अपन ने नाम दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन किस टाइप के हो सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मान लो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर जिसको अपन ने अवशोषण, ठीक है, इमिशन हो सकता है ना, उत्सर्जन हो सकता है प्रकाश का, या फिर स्कैटरिंग भी हो सकती है। स्कैटरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, प्रकीर्णन, है ना। तो कुछ ये बेसिक इंटरेक्शन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और किसी मॉलिक्यूल के बीच में जो प्राइमरी इंटरेक्शन है वो इस टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई मॉलिक्यूल अपने ऊपर पड़ने वाली जो लाइट है ना, जो भी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है ना, तो उस अवशोषण को समझाने के लिए, है ना, अवशोषण किस प्रकार से होता है और कितनी मात्रा में होता है ना, क्वांटिटी वाइज जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको समझाने के लिए दो नियम दिए गए ना, दो नियम दिए गए। पहला जो नियम है वो है लैम्बर्ट्स लॉ और सेकंड लॉ है बियर्स लॉ। इसको अपन बियर्स लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं ना, दोनों को कलेक्टिवली बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। और इन दोनों जो दोनों जो नियम है आज इनको अपने को पढ़ना है, इनको अच्छे से अपने को क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने ये क्लियर किया कि एब्जॉर्प्शन के लॉ है ना, एब्जॉर्प्शन पे लागू होते हैं। ये जो दोनों जो नियम है ये लाइट के एब्जॉर्प्शन पे ये लागू होते हैं ना। ठीक है, अब पहले अपन देखेंगे लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, तो मान लो मेरे पास एक सैंपल है ना, एक सैंपल है और ये जो सैंपल है ये एक ट्यूब में है ना, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स है, सैंपल मॉलिक्यूल इस ट्यूब में है ना। ठीक है, ये कुछ सैंपल के मॉलिक्यूल्स है, किसी भी कंपाउंड का सैंपल अपन ले सकते हैं। ठीक है, और इस सैंपल ट्यूब को, जिसको कवेट अपन कहते हैं, जब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो अपन रखते हैं, है ना, और इसके ऊपर एक लाइट डाली जाती है ना, यूवी विजिबल रेंज की कोई भी जो अपन लाइट इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी और ये जो सैंपल जो ट्यूब है इसके अंदर से होके और कुछ जो लाइट है ना, कुछ जो लाइट है, रेडिएशन है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कि इस ट्यूब के ऊपर जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है ना, आपतित जो प्रकाश है, उसकी जो इंटेंसिटी है, मान लो वो कितनी है, I0 है ना। इंसिडेंट जो रेडिएशन है, आपतित प्रकाश, उसकी तीव्रता कितनी है, I0। ठीक है, और कुछ जो प्रकाश है वो इस सैंपल ट्यूब में जो मॉलिक्यूल्स है ना, कि कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स है, उन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स द्वारा कुछ जो प्रकाश है, लाइट है, वो क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, IA, है ना। यानी कि IA तीव्रता का जो प्रकाश है वो इन मॉलिक्यूल्स ने अवशोषित कर लिया और
बाकी बचा हुआ जो प्रकाश है वो इस ट्यूब से, है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो यहाँ से बाहर निकल गया, जिसको अपन ने क्या कहा, आई टी, है ना, आई टी। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई टी, है ना। और कुछ मात्रा में जो प्रकाश है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी हमने कितनी बताई, आई आर। ठीक है, ये पॉसिबल जो भी फिनोमिनाज है वो ऐसा कुछ हो सकता है ना। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है, लाइट की कुछ जो मात्रा है वो एब्जॉर्ब हो सकती है ना, कुछ ट्रांसमिट हो सकती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो सकती है ना। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर अपन, है ना, इनको दोनों सबको कलेक्टिवली अगर अपन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं कि इंसिडेंट जो लाइट हमने जो डाली थी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो आई ज़ीरो इंटेंसिटी है ना, ये किस किस में डिवाइड हुई, जैसे मान लो कुछ जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, उसकी इंटेंसिटी है आई आर। कुछ जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो गई और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई है। और कुछ जो बची हुई जो लाइट है ना, जो बाहर निकल गई, है ना, जो पारगमित हो गई, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई टी। ठीक है, तो ये मेजर एक इक्वेशन अपने पास आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है आई आर, वो बहुत कम होती है ना, उसकी इंटेंसिटी या उसकी जो मात्रा है वो लगभग कितनी, लगभग 4% या इसके आसपास जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसको अपन एक बार में इसको अपन छोड़ सकते हैं और मेजर पोर्शन अपन ले सकते हैं कि जो आई ओ होगा, इनिशियल इंटेंसिटी होगी, वो लगभग किसके बराबर होगी, आई ए यानी कि एब्जॉर्ब, और आई टी यानी कि जो पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, है ना। ठीक है, तो जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को अपन ने इस इक्वेशन से अपन ने शो किया। ठीक है, अब आई ए यहाँ पे क्या है ना, आई ए है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट यानी कि अवशोषित प्रकाश की तीव्रता, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, और आई टी क्या है, आई टी है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, है ना, जो भी प्रकाश यहाँ से पारगमित हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया इस पॉइंट से, वो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई टी, है ना, पारगमित प्रकाश की तीव्रता, पारगमित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, इतना समझ में आ गया, है ना। अब अपने को एक बात ये समझनी है कि जब ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है जब इस पॉइंट पे जब आती है और यहाँ से जब इस सॉल्यूशन में एंटर करती है, जो सॉल्यूशन इस सैंपल ट्यूब में भरा हुआ है, इस सॉल्यूशन में एंटर करती है, तो ये लाइट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है ना। जो लाइट अपन ने डाली वो लाइट इन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आएगी तो मॉलिक्यूल्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे, है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये जो लाइट इंसिडेंट जो लाइट है ना, इसकी जो इंटेंसिटी है वो घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, है ना, तीव्रता में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है ना। तो मान लो ये जो सैंपल ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर। ये जो सैंपल ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर। तो x यहाँ पे क्या है ना, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पाथ लेंथ भी अपन कह सकते हैं, पथ लंबाई, है ना। जो लाइट इस पाथ को ट्रेवल करती है उसकी लेंथ कितनी है, x है। ठीक है, तो ये जो लाइट हमने डाली ये x सेंटीमीटर का पाथ यहाँ पे ट्रेवल करती है ना। और जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती जाएगी लाइट, और मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे इस सैंपल ट्यूब में लाइट आगे बढ़ेगी
है ना, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी में कमी होती जाएगी। और एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाहर जो बची हुई जो लाइट है ना, जिसकी इंटेंसिटी अब कम हो चुकी है और इंटेंसिटी उसकी कितनी बची है, आई टी, है ना, ठीक है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में अपन ने एक चीज़ नोट करी कि जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी इंटेंसिटी आई ज़ीरो है ना, और इसमें से कुछ जो पोर्शन है वो मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाहर निकलने वाली यानी कि आई टी जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, है ना। बाहर निकलने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी, इंसिडेंट जो इंटेंसिटी है उससे क्या होगी, कम होगी, यानी कि इंटेंसिटी में कमी आएगी, आई जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ठीक है। तो इसी को लेके लैम्बर्ट ने अपना एक नियम दिया और उसी को अपन क्या कहते हैं, लैम्बर्ट लॉ कहते हैं ना। लैम्बर्ट ने क्या बताया, लैम्बर्ट ने यह कहा कि जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी में कमी आ रही है, चेंज हो रहा है, तो चेंज को अपन ने लिखा डी आई से, और कमी आ रही तो इसको लिखा माइनस से, ठीक है। और ये जो कमी है इंटेंसिटी में, ये जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये जो ट्यूब की जो लेंथ है, ट्यूब की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी इंटेंसिटी में उतनी ज़्यादा कमी आएगी, है ना। तो इंटेंसिटी में जो कमी हो रही है वो ट्यूब की लेंथ के रेस्पेक्ट में हो रही है ना, एक्स के सापेक्ष, है ना, एक्स के सापेक्ष ये जो इंटेंसिटी है लाइट की उसमें आ रही है कमी, ठीक है। और ये जो कमी है ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है, किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, तो हम ये कहेंगे कि इंसिडेंट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी कमी भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है ना, तो उसमें चेंज भी कम आएगा, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो ये जो नियम जो है ये दिया था लैम्बर्ट ने, ठीक है। इसको अपन कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या कहा कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ना, एक वर्णी प्रकाश अपन डालेंगे, उसकी वेवलेंथ सिर्फ, है ना, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, और वो किसी समांग माध्यम से, यानी कि ये जो ट्यूब है उससे होकर गुजरती है होमोजीनियस मीडियम से, तो माध्यम की मोटाई जिसको अपन ने एक्स माना है ना, मोटाई के सापेक्ष विकिरण की जो तीव्रता है उसमें कमी की दर, है ना, ये रेट को बताता है। ये जो अवकलन जो अपन ने लिखा है, इंटीग्रेशन जो लिखा है, ये रेट को बताता है ना, कमी की दर क्या होगी, जो भी आपतित विकिरण है, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी के समानुपाती होती है। समझ में आया। तो ये लैम्बर्ट्स लॉ है ना। अब क्या करेंगे, देखो अपन इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इक्वेशन नंबर 1 को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को एक बार मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, और ये है प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा कि जिसको कहा है, ठीक है, और आई, है ना। अब यहाँ पे dx और i को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा di अपॉन आई, और ये है k इंटू डी एक्स, और माइनस का साइन भी अगर मैं इस साइड लेके आता हूँ, है ना, माइनस का साइन यहाँ से हटा के और इसको यहाँ पे लगा दूँ, है ना, माइनस का जो साइन है उसको अपन यहाँ लगा देते हैं, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। ये इक्वेशन अपने पास आया ना, इस इक्वेशन को अपन ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2 का समाकलन, है ना, समाकलन, है ना, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन अपन करेंगे एक लिमिट में, है ना। जैसे मान लो ये अपने पास सैंपल ट्यूब थी, ठीक है, और इस सैंपल ट्यूब की जो लेंथ जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ तक कितनी है, x, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट अपन ने डाली जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई IA, और जो ट्रांसमिट हुई वो क्या है, IT, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो है, मतलब इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, I0, और इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, IT, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे अपन एक लिमिट में करेंगे, और वो लिमिट I0 से IT तक होगी, है ना, ठीक है। और ये है DI अपॉन I, ठीक है।
और यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अपन नहीं करेंगे और लिमिट अपन लेंगे 0 से x, तो सैम्पल ट्यूब की जो लेंथ है और ये dx, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln, और जब लिमिट को जब अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा I_t/I0, है ना। ये इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन होगा x, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, है ना। तो इंटीग्रेशन के बाद ये इक्वेशन अपने पास आता है, ठीक है। और अगर ये जो ln है ना, ये जो ln है, अगर इसको अपने को ln को अगर अपने को हटाना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपने को, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेने पर, ठीक है, एंटी लॉग लेने पे क्या होगा, अगर ये जो LHS है, अगर यहाँ अपन एंटी लॉग लेंगे तो ये ln हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा I_t/I0, और एंटी लॉग का नियम होता है कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो e की पावर में चला जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा e⁻⁻kx, है ना, ठीक है। और IT कितना होगा, ट्रांसमिटेड जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन अपने पास आता है और इस इक्वेशन को अपन ने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये जो नियम है, ये नियम है लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। अब उसके बाद बियर्स लॉ अपन देखते हैं कि बियर का नियम क्या कहता है और बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, ठीक है। तो बियर का जो नियम है वो लैम्बर्ट जो लॉ था उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना। लैम्बर्ट लॉ को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ना, और उसको करेक्ट किया है किसने, बियर ने। तो इसको कलेक्टिवली अपन बियर लैम्बर्ट लॉ भी इसी को कहते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ, है ना। बियर लैम्बर्ट लॉ भी अपन इसी को कहेंगे। अब देखो बियर लॉ क्या कहता है कि सबसे एक बार दोबारा से एक बार लैम्बर्ट लॉ ने क्या कहा था कि इंटेंसिटी में जो कमी आ रही है ना, लाइट जो अपने डाली उसके इंटेंसिटी में कमी आ रही है किसके रेस्पेक्ट में, जो भी ट्यूब की जो लेंथ थी एक्स के, है ना, एक्स के सापेक्ष इंटेंसिटी जो आई थी उसमें कमी आ रही है, ठीक है ना। और ये जो रेट है ना, कमी की दर है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल थी, इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी आई के प्रोपोर्शनल है ना। इतना कहा था लैम्बर्ट ने, लेकिन बियर ने इसमें क्या ऐड किया कि आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ ये विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होता है। यानी कि ये जो है ना, ये जो दर है ना, आपतित प्रकाश की तीव्रता में कमी की ये जो दर है ना, रेट जो है ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल तो पहले भी थी, लेकिन बियर ने इसमें ऐड किया कि ये जो सैंपल ट्यूब में जो सैंपल भरा हुआ है, जो सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये इक्वेशन जो है ये आता है बियर्स लॉ से, है ना, ठीक है। इसको वापस अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दिया, है ना। और ये बात सही भी है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, है ना। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, है ना, सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, है ना। और अगर सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो लाइट का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और जब लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, है ना, तो जो इंटेंसिटी है उसमें कमी भी ज़्यादा आएगी, है ना। तो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे जो ऐड करा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है ना, ठीक है। लाइट में जो कमी हो रही है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी में जो कमी हो रही है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ना। एक तो मान लो ये सैंपल ट्यूब है ना, एक तो ये सैंपल ट्यूब है ना, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लाइट जब इस सैंपल ट्यूब से एंटर करती है तो लाइट का जो इंटरेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक
यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंथ तक होता है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ तक होता है ना, ठीक है। अब मान लो एक ऐसी सैंपल ट्यूब अपन ले, है ना, एक ऐसी सैंपल ट्यूब अपन ले जिसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो लाइट का इंटरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लेंथ तक, यानी कि ज़्यादा टाइम तक लाइट का इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के साथ में होगा, है ना, ज़्यादा टाइम तक लाइट का जो इंटरेक्शन है वो मॉलिक्यूल्स के साथ होगा। तो उस कंडीशन में है ना मॉलिक्यूल्स को, है ना, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। सही है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज़्यादा टाइम तक जो लाइट है वो मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में रह रही है, तो लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी आएगी वो भी ज़्यादा आएगी। तो लेंथ उतनी जितनी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी में कमी भी उतनी ज़्यादा आएगी, ठीक है। सेकंड, है ना, अब मान लो कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है ना, 2 सैंपल है, एक सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है और दूसरा सैंपल है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है ना, वहाँ पे चांसेस है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी में कमी आएगी, प्रकाश की तीव्रता में कमी आएगी, वो भी ज़्यादा होगी, है ना, ठीक है। तो ये जो है कंसंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है, ये किया बियर्स ने, है ना, और यहाँ से ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आता है। अब इस इक्वेशन को भी अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे, जैसे पिछली बार किया था, लैम्बर्ट्स लॉ में किया था, ठीक उसी प्रकार इसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इसको एक बार वापस लिखते हैं अपन कि -di/dx, और ये जो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब अपन हटाएंगे तो यहाँ पे अपने को एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ये सेकंड कांस्टेंट अपन ने लिखा है, और i और c, है ना, ये इक्वेशन हमारे पास है ना। वापस वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो di/i di/i, है ना, माइनस साइन भी अपन इस साइड ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन और dx, ठीक है, dx। यहाँ पे k जो है ना, ये जो k अपने पास है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मॉलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, है ना, मॉलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, है ना, मॉलर अवशोषण नियतांक। मॉलर अवशोषण नियतांक, ठीक है। अब वापस से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का करेंगे अपन इंटीग्रेशन, लिमिट होगी I0 से IT। लिमिट कैसे सेलेक्ट करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये di/i, ठीक है, और यहाँ पे -k c दोनों कांस्टेंट है, तो इनका इंटीग्रेशन अपने को नहीं करना है, ये x 0 से और x तक dx का इंटीग्रेशन करना है ना। di/i, है ना, ये वैसा ही हो गया जैसे 1/x dx होता है, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, है ना, ln, और लिमिट रखने पे ये क्या आएगा IT/I0, ठीक है, और ये है माइनस के सी और x, ठीक है। और ये जो ln है ना, ln को अगर अपन log में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 2.303 से, ठीक है, तो ये आएगा 2.303 log IT/I0 इज इक्वल्स टू माइनस के सी और x, ठीक है। ये 2.303 है, इसको अपन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये अपने पास बचेगा यहाँ पे log IT/I0
I0 इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 और ये C इंटू एक्स, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है लॉग आई टी अपॉन I0, इसको कहते हैं ए, इसको क्या कहेंगे ए, है ना, एब्जॉर्बेंस। और ये जो कांस्टेंट है ना, माइनस के डेज अपॉन 2.303, इसको कहेंगे मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, है ना। और इसको अपन शो करते हैं एप्सिलॉन से, इसको शो करेंगे एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी और एक्स, एप्सिलॉन सी और एक्स, है ना। इसको अपन कहेंगे, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ए है एब्जॉर्बेंस, ए है एब्जॉर्बेंस यानी कि अवशोषणांक, ठीक है। और एप्सिलॉन है यहाँ पे मॉलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, है ना। पहले इसको मॉलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोला जाता था, बट आज के समय में इसको मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। मॉलर विलोप गुणांक, मॉलर विलोप गुणांक, है ना। या क्या बोला जाता है इसको, मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी, मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी, है ना, मॉलर अवशोषकता। ठीक है। तो यहाँ से अपने ये इक्वेशन निकल के आता है कि A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एक्स, है ना। ये बियर-लैम्बर्ट लॉ का इक्वेशन है, ठीक है। और x क्या है, x यहाँ पे x है पाथ लेंथ, पथ लंबाई, है ना। x इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ, ठीक है। तो ये बियर-लैम्बर्ट लॉ का जो डेरिवेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अपने को देखना है कि मॉलर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्बेंस क्या होता है और जो मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो क्या होता है, ठीक है ना। मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मॉलर विलोप गुणांक, ये क्या है ना। तो अभी अपने पास इक्वेशन से निकल के आया कि A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी और एक्स, है ना, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस जो है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है ना, उसका जो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, और उसका एब्जॉर्बेंस आएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एप्सिलॉन पे और एक उसकी कंसंट्रेशन पे और एक जो सैंपल ट्यूब है उसकी लेंथ क्या है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हालांकि एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है और कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, हर मॉलिक्यूल की अलग होती है, ठीक है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, एक और फैक्टर है लैम्डा, है ना। जो लाइट अपने डाली है उसकी वेवलेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है ना। तो अवशोषण जो है इन 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एप्सिलॉन पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब की जो लेंथ है उस पर, और जो भी लाइट अपन यूज़ में ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मॉलर जो एब्जॉर्प्टिविटी है ना, वो क्या होती है वो अपने को समझना है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें कि एप्सिलॉन जो है वो किसके इक्वल आएगा, A अपॉन सी इंटू एक्स, है ना। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू A अपॉन सी इंटू एक्स, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 5 दिया, ठीक है। तो यहाँ से सीधा एक रिलेशन निकल रहा है कि एप्सिलॉन जो है वो एब्जॉर्बेंस से रिलेटेड है, एप्सिलॉन जो है मॉलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो एब्जॉर्बेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर एप्सिलॉन ज़्यादा होगा तो उसका एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल की
जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी रहेगी, है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है एब्जॉर्प्शन करने की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो मोलर अवशोषकता किसी पदार्थ की, है ना, विशेष तरंगदैर्ध्य पे, है ना, ये वेवलेंथ तो अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, वेवलेंथ कांस्टेंट रखना है ना, स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की किसी तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता को व्यक्त करती है। एक चीज़ तो ये हो गई, है ना। दूसरा ये हुआ कि अगर कंसंट्रेशन को अगर मैं 1 एम लूँ, कंसंट्रेशन को अगर मैं 1 एम लूँ और जो पाथ लेंथ है अगर उसको 1 सेंटीमीटर अगर मैं कर दूँ, है ना, तो ये जो एब्जॉर्बेंस है वो किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन के इक्वल, है ना। तो उस कंडीशन में अपन इसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर 1 मोलर सॉल्यूशन अगर अपन 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ की अगर किसी ट्यूब में अगर अपन फिल करें, है ना, तो किसी स्पेसिफिक वेव लेंथ पर वो जो कंपाउंड है ना, या जो सॉल्यूशन है, वो लाइट का जितना एब्जॉर्प्शन करेगा वही उस कंपाउंड की क्या होगी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, है ना, वही उस कंपाउंड का एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन को अपन किसी भी कंपाउंड के एब्जॉर्बेंस से रिलेट कर सकते हैं ना, एप्सिलॉन को अपन किसी कंपाउंड के एब्जॉर्बेंस से रिलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट तो होता है ना, जो कंपाउंड अपन ले रहे उसके लिए कांस्टेंट है ना, और अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। और ये जो है एप्सिलॉन जो है किससे रिलेटेड है, एब्जॉर्बेंस से रिलेटेड है ना, और कंसंट्रेशन से और पाथ लेंथ से, और वेवलेंथ को अपन ने फिक्स कर रखा है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को अपन यूज़ में ले रहे हैं ना। तो अगर वेवलेंथ को अगर अपन फिक्स कर दे, है ना, और कंसंट्रेशन को फिक्स कर दे, और अगर x को अगर अपन फिक्स कर दे, तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी किसके इक्वल होगा, जो भी उस कंपाउंड का एब्जॉर्बेंस आएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसके इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है उसको अपने को एक बार देखना है कि एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जो अपन लाइट जो यूज़ में ले रहे हैं, है ना, जो भी इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है ना। अगर वेवलेंथ चेंज होता है तो उस कंपाउंड के लिए एप्सिलॉन की जो वैल्यू है है ना, एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता है वो भी चेंज होती है ना। हर मॉलिक्यूल हर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, हर मॉलिक्यूल हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, है ना। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही होती है, सिर्फ उन्हीं को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे उसका जो एब्जॉर्बेंस आएगा वो बहुत हाई आएगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसका एप्सिलॉन कितना है। सेकंड, है ना, सेकंड ये है कि जैसे मान लो कि एक यूवी स्पेक्ट्रम है ना, परसेंट एब्जॉर्बेंस, है ना, एप्सिलॉन, और जो भी वेवलेंथ अपन ले रहे हैं ना, जैसे मान लो ये यूवी स्पेक्ट्रम आ रहा है, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है ना। लाइट का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस वेवलेंथ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे एक मैक्सिमा अपने को मिल रहा है। तो ये जो वेवलेंथ है इस वेवलेंथ को अपन क्या कहेंगे, लैम्डा मैक्स अपन कहते हैं, है ना, ठीक है ना। तो जिस तरंगदैर्ध्य पे, है ना, जिस वेवलेंथ पे, है ना, एब्जॉर्बेंस जो है मैक्सिमम होता है और अधिकतम होता है, उस वेवलेंथ को अपन क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स उसको कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत आगे काम आएगी, यूवी स्पेक्ट्रम में ये बहुत आगे काम आएगा ना, इसको अच्छे से समझना है। अब लैम्डा मैक्स पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो लैम्डा मैक्स पर जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी उसको अपन क्या कहेंगे, एप्सिलॉन मैक्स, है ना। लैम्डा मैक्स पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी किसी कंपाउंड के लिए ना, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, है ना। मान लो एक कंपाउंड है बी, है ना, एक कंपाउंड बी है, और इसका जो यूवी स्पेक्ट्रम अपन किसी वेवलेंथ लैम्डा पे ले रहे हैं, और इस लैम्डा पे जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम आ रहा है, तो ये इसका लैम्डा मैक्स हुआ, है ना। और इस कंपाउंड का जो एप्सिलॉन होगा इस वेवलेंथ पे, है ना, इस वेवलेंथ पे वो क्या होगा, एप्सिलॉन मैक्स, ठीक है। और ये उस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, उसका फिक्स रहेगा, है ना।
और अगर अपन कंपाउंड चेंज करेंगे तो उसका एप्सिलॉन मैक्स अलग आएगा, है ना, ठीक है। और जितना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन लाइट का होगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन जो है वो एब्जॉर्प्शन के क्लियर प्रोपोर्शनल है ना। जितना ज़्यादा एप्सिलॉन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब है ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ हमने पढ़ा है, बियर लैम्बर्ट लॉ जो है, ठीक है, ये जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस है ना। जैसे है ना, ए जो है एब्जॉर्बेंस जो है उसको अपने क्या कहा, एप्सिलॉन सी और एक्स। अगर अपन एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में एक अगर अपन ग्राफ बनाए तो वो एक लीनियर ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाए तो वो लीनियर ग्राफ आना चाहिए। बट ये जो ग्राफ है ना, ये लोअर कंसंट्रेशन तक तो सही रहता है, लीनियर आता है, लेकिन उसके बाद में ये लीनियर नहीं रहता, है ना। तो यानी कि बियर लैम्बर्ट लॉ जो हमने पढ़ा है, बियर लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, है ना। बट ये जो नियम है ये लोअर कंसंट्रेशन तक तो ठीक है, यानी कि डाइल्यूट कंसंट्रेशन पर तो बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो होता है ना। बट हायर कंसंट्रेशन पे या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ये जो लॉ है ये काम नहीं करता है ठीक से, है ना, ठीक है। सेकंड, जो इंसिडेंट जो लाइट है वो एक वर्णी होनी चाहिए, है ना। आपतित प्रकाश जो है वो एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, यानी कि मोनोक्रोमेटिक, यानी कि उसकी वेवलेंथ एक होनी चाहिए, है ना, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ही वो होना चाहिए, ठीक है। थर्ड ये है कि जब अपन ऑब्जर्वेशन जब अपन कर रहे हैं, जब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके, है ना, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ ये है कि जो भी सॉल्यूशन अपन ने ट्यूब में लिया है ना, उस सॉल्यूशन का, है ना, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोगुलेशन उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है उनका कोगुलेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे और जो भी मॉलिक्यूलर साइज है वो बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर साइज जैसे ही बढ़ेगा और कोलॉइडल रेंज में अगर वो आ गया, है ना, तो फिर वो जो लाइट जो अपन ने उसके ऊपर डाली है उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगा लाइट का, और टिंडल इफेक्ट शो होगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई अगर अपन सॉल्यूशन अगर उसमें ले रहे हैं और उसमें कोगुलेशन हो रहा है तो अपने रिजल्ट सही नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ, है ना, ठीक है। फिर एक लिमिट इसकी ये है कि जो भी अपन ने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एसोसिएट नहीं होना चाहिए, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं जुड़े किसी भी बॉन्डिंग के थ्रू, है ना, ठीक है। या फिर वो टूटे नहीं, जैसे NaCl, जैसे मान लो NaCl अगर हम ले ले और इसको वाटर में डालते ही इसका डिसोसिएशन हो जाता है या आयनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये एक मॉलिक्यूल नहीं होके, एक पार्टिकल नहीं होके, अब ये दो पार्टिकल में चेंज हो चुका है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए। या फिर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो डाइमर के रूप में रहता है कई टाइम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, या सॉलिड स्टेट में, तो एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए और आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये कुछ लिमिटेशंस है, अगर इनको छोड़ के बाकी सब जगह बियर लैम्बर्ट लॉ वर्क करता है। और जब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो बियर लैम्बर्ट जो लॉ है उसके रिजल्ट्स अपने को एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आज का जो भी अपन ने स्टार्ट किया था बियर लैम्बर्ट लॉ, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो या क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।